गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास 12th हिंदी की महत्वपूर्ण पेपर की बात करना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल का सबसे वायरल क्वेश्चन पेपर है। उसकी हमको बात करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को आपने बेटा अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में आसानी से 95 प्लस मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। जो सेट आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये बेटा बोर्ड एग्जाम का सबसे वायरल सेट है और सबसे ज्यादा इसी सेट को रिपीट होने के चांस भी दिख रहे हैं कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो देखिए आपका पेपर का जो पैटर्न है बेटा सेम ऐसे ही आपको पेपर वहां देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना लिखना होगा, यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे नाम लिखना होगा। ये सेट नंबर है 102 302 एच और ये कब का है बेटा 2026 में समान हिंदी का पेपर है। अब देखिए आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। मतलब शुरू के जो आपके 15 मिनट बेटा ये आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। इस प्रश्न पत्र में बेटा कितने खंड है? 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना भी अनिवार्य है। तो देखिए आगे, अब देखिए आगे बेटा, अब आपको दिया गया खंड का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है? गोरखबानी, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सत्यावती कथा। देखिए हिंदी की गद्य की प्रारंभिक रचना तो मानी जाती है बेटा चंद छंद। प्रारंभिक रचना मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा ये तो बेटा हिंदी की पहली गद्य रचना मानी जाती है। लेकिन कुछ लेखक क्या होते हैं बेटा आपकी सत्यावती कथा को भी हिंदी की प्रारंभिक रचना मानते हैं। तो अगर आपको बेटा चंद छंद बर्मन की महिमा ऑप्शन में है तो पहले तो इसी को मानना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर सत्यावती वाले ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था? अब वो पूछ रहा है कि जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र था ये किस साहित्यकार के द्वारा निकाला जाता था? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो याद रखना बेटा हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका थी ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली जाती थी। किसके द्वारा निकाली जाती थी बेटा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली जाती थी। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कलम का सिपाही के लेखक है। जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, अमृत राय है, रामविलास शर्मा है। तो कलम का सिपाही ये रचना है बेटा किसकी? अमृत राय की। किसकी रचना है बेटा? अमृत राय की है। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो याद रखना बेटा शेखर एक जीवनी ये एक उपन्यास है। ये क्या है बेटा? उपन्यास है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जैसे ही देखते हैं शेखर एक जीवनी तो जीवनी यहाँ पे जैसे ही शब्द देखते हैं तो जीवनी में टिक कर देते हो। तो याद रखना बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर एक जीवनी आपका एक प्रकार का उपन्यास है। एक प्रकार का क्या है बेटा? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है कि इनमें से कौन से निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, सरदार पूर्ण सिंह को, कुबेर नाथ राय को, श्याम सुंदर दास को। तो याद रखना बेटा हिंदी के ललित निबंधकार हम लोग मानते हैं कुबेर नाथ राय को। इसको मानते हैं बेटा कुबेर नाथ राय को। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1963 ईस्वी में? तो याद रखना बेटा कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1936 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 9 अप्रैल 1936 में। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस बात को याद रखना कि ये लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी बेटा? लखनऊ में की गई थी। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना है धूप के धान, पल्लव, सांध्य गीत, उर्वशी। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो देखिए धूप के धान की अगर मैं बात करता हूं तो ये बेटा रचना है गिरजा कुमार माथुर की। ये रचना किसकी बेटा? गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ये किसकी रचना है बेटा? गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पल्लव की अगर बात करें तो पल्लव रचना है बेटा सुमित्रा नंदन पंथ की। किसकी बेटा? सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। किसकी रचना है बेटा? सुमित्रा नंदन पंथ की है। सांध्य गीत की अगर बात करूं तो ये रचना है बेटा महादेवी वर्मा की।
ये किसकी रचना है बेटा? महादेवी वर्मा की। और अगला है उर्वशी। अगर हम लोग उर्वशी की बात करते हैं तो उर्वशी रचना है बेटा रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? अष्टछाप के कवि नहीं है नंददास, छीट स्वामी, भिखारी दास, सूरदास। तो याद रखना बेटा अष्टछाप के कवि कौन नहीं? भिखारी दास आपके अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि तार सप्तक के प्रवर्तक हैं निराला हैं, दिनकर हैं, पंत हैं या अज्ञेय हैं। तो याद रखना तार सप्तक के प्रवर्तक हम लोग मानते हैं बेटा अज्ञेय को। इनका पूरा नाम होता है हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूफी काव्य धारा के कवि हैं कौन है? रसखान है, रहीम है, जायसी है, नानक है। तो सूफी काव्य धारा के कवि बेटा हम लोग जायसी को मानते हैं। और जायसी का पूरा नाम याद रखना, पूरा नाम होता है मलिक मोहम्मद जायसी। पूरा नाम क्या होता है बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। ठीक है, नोट करो यहां तक। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पेपर में होगा बेटा, इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें से किसी एक गद्यांश के पांचों क्वेश्चनों के आपके आंसर देने होंगे और 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। टोटल 10 नंबर का यहाँ से आपसे पूछा जाता है। जैसे पहले को हम लोग पढ़ें तो कह रहा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो ये आपको देखिए एक गद्यांश दिए गए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो देखिए यहाँ पे आपको जहां पर भी अगर किसी भी गद्यांश में राष्ट्र शब्द आपको देखने को मिल जाए, कौन सा शब्द बेटा? राष्ट्र। तो याद रखना कि इसका शीर्षक होगा राष्ट्र का स्वरूप। ये किससे लिया जाएगा बेटा? राष्ट्र के स्वरूप से लिया जाएगा। तो इसका शीर्षक हो गया राष्ट्र का स्वरूप। ये ट्रिक भी याद रखना कि अगर किसी गद्यांश में राष्ट्र शब्द आपको मिल रहा है तो इसका मतलब उसका शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है इसके लेखक। तो राष्ट्र का स्वरूप लिखा गया है बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। तो इसके लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल इसके जो है लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन राष्ट्र की कल्पना कब असंभव होती? ये लिखा है बेटा पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव होती। यहां से लेकर के बेटा आपको यहां से यहां तक आपको लिख देना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो देखिए ये लिखा पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं बेटा? राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो आपका यहां से यहां तक आपको लिख देना है। यहां से यहां तक आपको लिख देना है। ये पूरे के पूरा बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको एक एक आंसर ढूंढ के बता रहा हूं कि किस तरह से आपको अगर वहां आंसर नहीं मिल रहा है तो गद्यांश से आपको कैसे उनको छांट के लिखना है। ठीक है यहां तक। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है? जब वहां पे जन या लोग रहते हैं। तो पृथ्वी जो है जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये ऑप्शन हो गया। अब देखिए आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कि जो आपके पास रेखांकित अंश दिया गया है उसकी व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश क्या है बेटा? पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो इसकी आपको व्याख्या कर देना है। अब देखिए ये वाला गद्यांश हो गया। अब मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे वाले को भी कर सकते हैं। अब इसको पढ़िए क्या कह रहा है? नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों के व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला तो आपसे कह रहा है कि उपरयुक्त गद्यांश का आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ में क्या होता है? लेखक का नाम और शीर्षक का नाम लिख देते हैं। तो देखिए
जहां पर भी आपका बेटा भाषा शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए बेटा, भाषा, तो आप समझ जाइए कि वो चैप्टर आपका, उसका शीर्षक होगा भाषा और आधुनिकता। तो इसका शीर्षक याद रखना, शीर्षक तो है इसका बेटा भाषा और आधुनिकता, शीर्षक है इसका भाषा और आधुनिकता और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, तो इसका बेटा आपका शीर्षक हो गया। और क्या पूछा गया है, इसके लेखक की बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखी गई है बेटा, तो लिखी गई है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या है बेटा, नए परिभाषिक शब्दों एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भारत को आधुनिकता प्रदान करना। तो इसकी आपको व्याख्या लिख देना है। अगला क्वेश्चन, भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है। तो भाषा में आधुनिकता लाने के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों को प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिक प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो हम लोग भाषा में आधुनिकता कैसे ला सकते हैं, नए शब्दों को, नए मुहावरों को और नए रीतियों का प्रयोग करके। तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। वो कह रहा है किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। तो ये लिखा है साफ साफ कि दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। तो किसके कारण बेटा, यहाँ से लिखना है, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने बताया है कि केवल नए शब्दों का प्रयोग मात्र से आप भाषा का विकास नहीं कर सकते, उसको अपने जीवन में लागू भी करना पड़ेगा। तो ये हो गए बेटा। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा यहाँ से क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पद्यांश दिए जाएंगे, ये भी 10 नंबर के होते हैं बेटा। 2 में से कोई एक करना है और इसमें 5 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है बेटा, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की तुम असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। तो ये पहला आपको पद्यांश दिया गया। अब इसमें भी वही चीजें हैं कि आपसे पूछ रहा है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कितना है बेटा, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तो इसकी आपको व्याख्या कर देना है, इतने पार्ट की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है ये बता देना है। कौन अस्थियों का ढांचा मात्र है, गांधी जी का जीवन किसके आधार। तो इन 5 क्वेश्चनों के आंसर लिख देना है। अगर आपको इन सब का पूरा यूपी बोर्ड के स्टाइल में कॉपी में इनका सोल्यूशन कैसे देना है उसको भी आपको देखना है, तो आप बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस पे आप लोग मैसेज करेंगे। यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम में की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर जाके आप इन सब का वीडियो पीडीएफ देख सकते हैं कि इनको किस तरह से हमको सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की बेटा। दूसरा क्या है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल सुसरति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पततल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैली वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो ये दिया गया। अब इनमें से भी देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो इसका संदर्भ लिख दिया गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहां से लेकर बनों से लेकर के खेल तक की आपको व्याख्या कर देना है। यह किन 2 पात्रों का संवाद है इसके विषय में बता देना है। सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा इसको बताना है, और सजल संस्कृत का क्या अर्थ है। जो 5 क्वेश्चनों के आपको आंसर दे देना है। और आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको इनके आंसर नहीं आते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझको कमेंट करना है, जहां से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम की लिंक होगी, वहां जाके आपको ज्वाइन हो जाना है और वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस लेखक का साहित्यिक, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्दों में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर का तो आपका साहित्यिक परिचय होगा और 2 नंबर की उसकी प्रमुख रचनाएं लिख देना है। किसी एक की, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इनमें से किसी एक को कर देना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको केवल और केवल बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, केवल और केवल आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय याद कर लेना है बेटा। इसके अलावा आपको किसी का भी साहित्यिक परिचय याद करने की जरूरत नहीं है। आपका साहित्यिक परिचय का सवाल इससे आपका बिल्कुल 100% श्योर फंस जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको साहित्यिक परिचय याद करना है
तो केवल और केवल किसका याद करना है बेटा? आपको याद करना है वासुदेव शरण अग्रवाल का, और एक और याद कर लेना बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बस इन दो को याद कर लेना, पेपर में चाहे जो भी सेट बने, चाहे जो भी पेपर बने, इन दो में से एक साहित्यिक परिचय आपको जरूर जरूर लिखेगा। तो मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय बता देता हूँ कि वहां कैसे लिखना है, नोट करिए यहाँ तक। इस तरह से आपको अपनी कॉपी में वहां वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखना है। जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि पीएचडी डीलेट, भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली, प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, वाघांद्रा, कल्पवृक्ष, शैली, विचारात्मक, व्याख्यात्मक। और मृत्यु कब हुई थी बेटा इनकी? 27 जुलाई 1967 ईस्वी को। अब हेडिंग डालेंगे, देखिए सबसे पहले इतना आपको कॉलम उसका बना देना है कि जन्म, मृत्यु, उपाधि, भाषा, प्रमुख रचनाएं, शैली, मृत्यु। अब इतना करने के बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। तो अब लिखेंगे वहां पर, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणित रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित है। तो इतना आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय को। तो यहाँ से आपको 3 नंबर बेटा मिल जाएंगे। यहाँ से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे बेटा? 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमसे पूछा प्रमुख रचनाएं, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा कृतियां। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा इनके निबंध संग्रह के, तो पृथ्वी पुत्र, वाघांध्रा, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, ये सब इनके निबंध संग्रह। शोध, पाणिनि कालीन भारत पर इन्होंने शोध किया था। संपादन की बात करें तो इन्होंने जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र का संस्कृत अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेकों ग्रंथों को भी संपादन किया। भाषा शैली की अगर हम लोग बात करें तो अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। बस इतना आपको लिख देना है बेटा, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इसके दिए जाएंगे। अब हमारे पास आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही खा नंबर में क्या होगा बेटा? अब आपके एक कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं पूछेगा। जैसे ये दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्दों में। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। ठीक है, तो ये है 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर आपको प्रमुख कृतियों को दिए जाएंगे। टोटल 5 नंबर का है। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, केवल और केवल आपको 2 लोगों का साहित्यिक परिचय याद कर लेना है बेटा, लेखक और कवियों में 2-2 के याद कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का तैयार कर लीजिए और एक तैयार कर लीजिए बेटा जयशंकर प्रसाद का। इसके अलावा आप कुछ भी मत तैयार करिएगा, इन्हीं में से कोई एक जरूर से जरूर फंसेगा। तो मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का साहित्यिक परिचय लिख के दिखा देता हूँ कि आपको वहां कैसे लिखना है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, तो लिखेंगे बेटा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔंध जी का ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा की। हरिऔंध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली में कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। इनका प्रिप्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों के माइल स्टोन माना जाता है। निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू, मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविताओं की रचना कर सकते थे। तो ये तो इनका हो गया साहित्यिक परिचय। अब अगर हम बात करें कृतियों में बेटा, तो हरिऔंध जी की मूलतः कवि ही थे। इनके निम्न ग्रंथ है, जैसे काव्य ग्रंथ में बात की जाए प्रिप्रवाह मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हरिऔंध जी का यह सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। कवि सम्राट हो गया, वैदेही वनवास हो गया, परिजात हो गया, रस कलश हो गया, चुभते चौभते हो गया, चोखे हो गया, ठेठ हिंदी के ठाठ, अध खिला फूल, रुकमणी पैड़य हो गया, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ये तो आप इनकी हो गई। अगला है बेटा आपके पास बाल साहित्य में अगर हम लोग बात करें तो बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, ये सब इनके बाल, गीतावली, चांद सितारे, पद प्रसून, ये सब इनके बाल साहित्य थे।
अब हम बात करते हैं अगर भाषा शैली की बेटा, तो हरिवंश जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु इनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही है। हरिवंश जी की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। संस्कृत काव्य शैली प्री-प्रवास में और रीतकालीन अलंकृत शैली, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली, उर्दू के मुहावरेदार शैली आज के दर्शन हररोज जी के कवि में काव्य में होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा हरिवंश जी का बेटा साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। इतना लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे वहां से 5 नंबर आपको बेटा दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे बेटा? 5 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा उसकी बात करते हैं, यहाँ तक नोट करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अधिकतम 80 शब्दों में। और अगर ये नहीं पता तो आपको बहादुर अथवा लाठी कहानी का कथानक पर प्रकाश डालना है 80 शब्दों में। तो याद रखना बेटा, मैं आपको यहाँ पर जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा तो मैंने आपको बताया था कि पंचलाइट कहानी का सारांश आपको याद कर लेना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी दिया है पंचलाइट कहानी का सारांश, तो हम लोग इसी को कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पंचलाइट कहानी का आप सारांश वहां पर कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम लोग हेडिंग डाल लेंगे बेटा पंचलाइट कहानी का सारांश। तो हम लोग लिखेंगे बेटा पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली के अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में लेते हैं और पंचलाइट को जला देते हैं। पंचलाइट को जला देता है। गोधन जो होता है वो पंचलाइट को क्या करता है? जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम का भोजन का निमंत्रण दे देती और इस बात से मुनरी की जो मां है गुलरी वो काफी प्रसन्न हो जाती है और गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कहानी कथानक सजीव और सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदना की बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी का आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। बस इतना आपको लिख देना बेटा, इसके पूरे के पूरे 5 नंबर आपको कहानी के दिए जाएंगे। ये हो गई आपकी बेटा पंचलाइट कहानी का सारांश। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपका 5 नंबर का फिर से है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपको देखिए हर जिले के अनुसार आपका क्या होता है, अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। तो जिसके जिले में जो खंड काव्य चलता हो बेटा, उन बच्चों को उसी खंड काव्य को कर लेना है। तो इनको मैं नहीं करा रहा हूं, ये अपने अपने खंड काव्य के हिसाब से कर लेना आप लोग बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा, देखिए अब इसके बाद हमारे पास 2 संस्कृत के बेटा गद्यांश दिए जाएंगे 7-7 नंबर के। इनमें से किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो ये वाला भी आप स्वयं से कर लेंगे बेटा। इसके बाद आपको 7 नंबर का एक संस्कृत का पद्यांश दिए जाएंगे। 2 पद्यांश होंगे, 2 में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना होगा। तो ये 2 हैं बेटा, इनमें से किसी एक को तैयार कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मुहावरे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा, अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मिट्टी में मिलाना, 9-2-11 होना। तो देखो मैं इन सब के आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। हवा में तलवार चलाना, इसका मतलब होता है बिना किसी ठोस वजह से बेकार में लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, हवा में तलवार चलाने का मतलब होता है बिना किसी ठोस वजह से बेकार में लड़ाई झगड़ा करना। वाक्य प्रयोग की अगर बात करें बेटा, राहुल की आदत है कि वह हमेशा बिना बात के हवा में तलवार चलाता रहता है। दूसरा है बेटा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य प्रयोग, अच्छे लोगों को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता है। अगला है बेटा मिट्टी में मिलाना,
पूरी तरह से नष्ट कर देना। मिट्टी में मिलाने का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट कर देना। अगर इसका वाक्य प्रयोग आपको करना है तो करेंगे बेटा, मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया गया अपना पूरा कारोबार एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। अगला है बेटा 9-2-11 होना का मतलब होता है तुरंत भाग जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे बेटा तो लिखेंगे पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। बस ये आपके चारों जो आपके मुहावरे थे मैंने उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग करा दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, लगातार और रुचिकर, बिना रुके और सुंदर, अनवरत और कठिन, गतिशील और सुगम। तो देखिए अविराम का मतलब होता है बेटा आपका, अगर मैं आपसे बात करूं अविराम की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, अविराम। अविराम का मतलब होता है बेटा निरंतर या बिना रुके। इसका मतलब क्या होता है बेटा, निरंतर, या इसी को बोला जा सकता है बिना रुके, बिना रुके, या लगातार भी कहा जा सकता है। और बात आ गई बेटा आपके पास अभिराम। अभिराम का मतलब होता है बेटा सुंदर। अभिराम का मतलब क्या होता है बेटा, सुंदर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुंदर। पहला है लगातार रुचिकर, गलत हो गया। बिना रुके और सुंदर बिल्कुल सही है। निरंतर का मतलब ही होता है बिना रुके और सुंदर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला कह रहा है बेटा बिहंग और विहंग के विषय में लिखना है। देखिए विहंग का मतलब अगर हम लोग बात करें तो होता है बेटा पक्षी। विहंग का मतलब क्या होता है बेटा, पक्षी से। और विहग का मतलब होता है आकाश। विहग का मतलब क्या होता है बेटा, आकाश। विहग का मतलब होता है आकाश। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के क्या करना है बेटा, दो अर्थ लिखना है। ठीक है, तुम यहां पर सबके बता दे रहा हूं। पहला है पूत, तो पूत का मतलब होता है बेटा पुत्र या बेटा। अगला है बेटा कनक। अगला क्या है बेटा आपके पास, कनक। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कनक, कनक का मतलब होता है सोना या कंचन। कनक का मतलब होता है सोना या फिर कंचन। अंबर, अंबर का मतलब होता है बेटा आकाश या गगन। अंबर का मतलब होता है आकाश या फिर गगन। जलद, जलद का मतलब होता है बेटा आपके पास बादल या मेघ। बादल या मेघ, तो वहां पर कोई भी आ सकता है, तो इन सबको आपको याद कर लेना है, बादल या मेघ। अब अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि निम्न लिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना। मतलब इन वाक्यांशों में सही शब्द क्या होगा ये बताना है। बिना वेतन के लिए काम करने वाला क्या कहलाता है, संवैतनिक, अवैतनिक, वेतन मुक्त, सेवानिवृत्त। तो बिना वेतन के काम करने वाले को बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं बेटा, अवैतनिक। ठीक है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, प्री बोलने वाली, जो प्री बोलने वाली होती है उसको क्या कहते हैं, प्रिया कहते हैं, प्रियांश कहते हैं, प्रीवदा कहते हैं, प्रीति कहते हैं। तो प्री बोलने वाले को प्रीवदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रीवदा। प्रीवदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रीवदा। हो गया यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब आपको किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे पहला है शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। शिवानी एक शब्द काट दीजिए बस, अब ये सही हो गया। शिवानी विद्वान लेखिका थी। सीता घर जाता है नहीं होगा, जाती है हो जाएगा। पुस्तक मेज में नहीं होगा, में का मतलब होता है अंदर। पुस्तक मेज पर रखी है। गोल्डी गोष्ठी में अनेकों विद्वानों के भाषण हुए। गोष्ठी में अनेक हो जाएगा, अनेकों नहीं होगा यहाँ पर आ जाएगा गोष्ठी में अनेक विद्वानों के भाषण हुए। ये आपके चारों वाक्य सही हो गए बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहां से आपको बेटा दो अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, वहां पर भी आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे बेटा। इनको यहां से पढ़ लेना है और इनके आंसर लिख देना। तो ये वाले आप स्वयं से कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हास्य रस तथा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखना है। इसको आप लिख ही लेंगे। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। इसको लिख ही लोगे। सोरठा और चौपाई छंद के लक्षण और उदाहरण ये अपने से स्वयं आप कर लीजिएगा। अगला देखिए, एक लेटर आएगा बेटा 6 नंबर का। जैसे पहला है, अपने नगर के संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखना है। अगर ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लिखेंगे, स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटस्थ बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। इन दो में से किसी एक पत्र को लिख देना है। अब देखिए एक 9 नंबर का आपके पास आएगा बेटा,
निबंध। ठीक है, तो निबंध देखिए ये महत्वपूर्ण आपके बेटा 5 निबंध हैं, इन पांचों को तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड पेपर में इन्हीं 5 में से कोई ना कोई निबंध आपको वहां देखने को मिलेगा। पहला वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियां, काकोरी एक्शन डे का महत्व, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो इन पांचों निबंधों को तैयार कर लीजिएगा, इनमें से एक निबंध आपका 100% फंस जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। इस पेपर को पूरी तरह से कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।